चैट्स ओपन। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। अभी तक आपने जितने भी क्लोज टेस्ट किए हैं वो सब भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हम लोग उसके आगे बढ़ रहे हैं और अगेन आपको क्लोज टेस्ट से रूबरू करवाएंगे, क्योंकि क्लोज टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आप सीपीओ मेंस ले लो, सीजीएल मेंस ले लो, एसएससी सीएचएसएल मेंस ले लो, क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन कहाँ तक कंप्लीट किए थे क्लोज टेस्ट के? आई थिंक, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, 7 क्लोज टेस्ट हम लोगों ने कर लिए थे शायद ना। 7, हाँ 8। चलिए, ये 8th नंबर क्लोज टेस्ट है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसको रीड आउट करिए एक बार। आई थिंक प्रॉपरली आपको दिख रहा होगा, ठीक है। दिख रहा है ना, प्रॉपर विजिबल है? हाँ जी बिल्कुल। चलो पढ़िए एक बार सभी स्टूडेंट्स इसको फास्ट। नीचे स्पेस इसलिए छोड़ दे रहा हूं क्योंकि कुछ लिखने पे काम आएगा। चलेगा इस फास्ट एवरीवन। क्लोज टेस्ट मैंने हर क्लास में आपको बताया हुआ है कि पहले पूरा रीड आउट करिए। आपको कहीं ना कहीं कुछ हिंट्स ऐसे मिलते हैं जो ऑप्शंस एलिमिनेशंस में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पे आइए, क्या लिखा है। द मैथमेटिशियन फेडेरिको मैंटिलिया। अच्छा, मैं आपको ये भी बताता हूं, ये जो नाम ऐसा एग्जामिनर देता है वो सिर्फ आपको डराने के लिए देता है। तो आपको सबसे पहले बच्चों डरना नहीं है, ठीक है। ये यहां पर नाम ये भी दे सकता था, सिंटू, मंटू, अंटू, चिंटू, दे सकता था ऐसा नाम वो, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा एग्जामिनर सोचता है कि थोड़ा हर्डल बने एग्जाम में, रुकावट हो। द मैथमेटिशियन फेडेरिको आर्डिला मेंटिलिया, मेंटिला ये नाम है किसका? कोई मैथमेटिशियन था, उसका नाम है इतना बड़ा। ग्रू अप इन कोलंबिया, कहां पे बड़ा हुआ था बेटा वो? कोलंबिया में। एंड डैश स्टूडेंट, विद्यार्थी था वो, बट गिफ्टेड इन मैथ्स। मतलब ये जो लाइन होगी पक्का है वो डल स्टूडेंट होगा, क्योंकि अगली लाइन में क्या लिखा है? बट गिफ्टेड इन मैथ्स। मैथ्स उसकी अच्छी थी, इसका मतलब, क्योंकि गिफ्टेड लाइन लिखा है, इसका मतलब पहले वाला सेंटेंस कुछ नेगेटिव है, तभी तो कॉन्ट्राडिक्शन में किसका यूज किया गया? बट का, ठीक है। ही वॉज फेलिंग मोस्ट ऑफ हिज क्लासेस। अब ये जो लाइन है, ही वॉज फेलिंग मोस्ट ऑफ हिज क्लासेस एट हिज हाई स्कूल इन बैगोटा, इसका मतलब समझो। ही वॉज फेलिंग, इसका मतलब क्या होगा? ही वॉज नॉट एबल टू अचीव समथिंग, इसका मतलब होता है, ही वॉज फेलिंग का मतलब समझो क्या होता है? इसका मतलब होता है ही वॉज नॉट एबल टू अचीव समथिंग, वो योग्य नहीं था कोई चीज को प्राप्त करने में। मोस्ट ऑफ हिज क्लासेस एट इज हाई स्कूल, हाई स्कूल में जब वो अपनी क्लासेस लेने जाता था तो उस समय वो बहुत सारी चीजों को पर्याप्त अचीव नहीं कर पाता था, एकॉम्प्लिश नहीं कर पाता था। आगे बढ़ो। व्हेन समवन डैश हिम, जब किसी ने उसको एमआईटी के लिए अप्लाई करने को बोला, बहुत अच्छी बात है। ही हैडन हर्ड ऑफ द स्कूल, ही हैडंट हर्ड ऑफ द स्कूल, उसने स्कूल के बारे में सुना नहीं था। टू हिज सरप्राइज, अब वो आश्चर्यचकित हो गया। ही गॉट इन एंड ही वेंट ऑन स्कॉलरशिप। अच्छा भाई साहब, ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ मैथ ही अच्छी थी भाई साहब की, बाकी तो लल्लू लाल थे वो। तो सरप्राइजिंगली उनका एडमिशन हो गया और वो गए किस पर थे? स्कॉलरशिप पे गए थे वो। मैथमेटिकली ही डिड वेल, ऑब्वियसली मैथ्स में अच्छा था तो उसने मैथ्स में अच्छा किया। वन ऑफ हिज प्रोफेसर्स, कॉल आ रही है यार मम्मी, वन ऑफ हिज प्रोफेसर्स, अब उसके सभी प्रोफेसर्स में से एक प्रोफेसर थे एन एसिड टंग्ड, इसका मतलब समझो क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? एन एसिड टंग्ड, एसिड टंग्ड का मतलब समझते हो क्या होता है? एसिड टंग्ड, एसिड टंग्ड, इसका मतलब होता है बेटा बिटर अटैक। इसका मतलब क्या होता है? बिटर अटैक, मतलब माउथ से कोई कड़वा बोलना, ठीक है। बिटर अटैक, बिटर स्पोकन लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा, बिटर स्पोकन। तो उसके सभी प्रोफेसर्स में से एक प्रोफेसर थे एनईसी टंग्ड, जो बहुत ज्यादा कड़वा बोलते थे। थ्योरेटिशियन नोन टू डैश हिज ऑडियंस टू अ हर्ड ऑफ काउज, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है इसके ऑप्शन में। नोन टू हिज ऑडियंस टू अ हर्ड ऑफ काउज, ऑब्वियस सी बात है, अपने ऑडियंस को क्या नाम देते थे वो? काउज का समूह, बहुत अच्छी बात है, तभी बोला गया है कि वो कैसे थे? बिटर स्पोकन थे। रूटीनली टक्ड ओपन मैथ्स प्रॉब्लम इनटू होमवर्क असाइनमेंट्स, बिना बच्चों को बताया वो मैथ्स प्रॉब्लम को देखने के लिए रेडी हो जाते थे। दीज हैड नेवर बीन सॉल्व बाय एनीवन, अब उसके जो प्रॉब्लम थे वो किसी के द्वारा कभी भी सॉल्व नहीं किया गया था, कभी भी नहीं। आर्डिलिया सॉल्व वन, अब जो ये भाई साहब थे, कौन? फेडरिको आर्डिला मेंटिला, इसने लेकिन एक प्रॉब्लम उसकी सॉल्व कर दी, किसकी? अपने खड़ूस प्रोफेसर की, खड़ूस प्रोफेसर्स की, ठीक है।
जो इकलौता आदमी था जिसका बिटर स्पोकन था, जिस बंदे का, ठीक। तो भाई these had never been solved by anyone. Ardila solved one, right? He went on to receive his bachelor's and PhD in math from MIT. अच्छा, मतलब उसने क्या किया, वो अपना बैचलर रिसीव करने गया और पीएचडी भी उसने मैथ में किया। कहां से? एमआईटी से, जहां पर उसका एडमिशन हुआ था, उसको वो रिसीव करने गया, ठीक है, मतलब पास हो गया, बहुत बढ़िया। कह रहा बट हिज एकेडमिक एक्सपीरियंस वाज आल्सो वन ऑफ आइसोलेशन। किसका? फेडरिको आर्डिला मेंटिला का। उसका जो एकेडमिक एक्सपीरियंस था 1 to 12, वो भी बहुत ही आइसोलेटेड टाइप का था, किसी से ज्यादा कोई मतलब नहीं रखने वाला बंदा था। पार्ट ऑफ इट हैड टू डू विथ हिज ओन, उसके कुछ हिस्से उसको अपने खुद से करने पड़ते थे, कुछ इस तरीके से। पार्ट ऑफ इट वॉज कल्चरल, और उसका कुछ हिस्सा कल्चरल भी था। एज अ लैटिनो ही वॉज वेरी मच इन द माइनॉरिटी इन द डिपार्टमेंट। लैटिनो मतलब कोई अमेरिकन टाइप की चीजें होती हैं। ही वॉज वेरी मच इन द माइनॉरिटी इन द डिपार्टमेंट एंड ही डिड नॉट फील कंफर्टेबल इन अमेरिकन मैथमेटिकल स्पेसेस। वो हमेशा डिपार्टमेंट में मेजॉरिटी में नहीं रहता था, माइनॉरिटी में रहता था, लोगों से हट के रहता था, ठीक। एंड ही डिड नॉट फील कंफर्टेबल, माइनॉरिटी में रहोगे तो ऑब्वियसली कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, तो वही कह रहा है कि कंफर्टेबल फील नहीं किया था अमेरिकन मैथमेटिकल स्पेसेस में। बहुत अच्छी बात है। नो वन हैड ट्राइड टू एक्सप्लिसिटली डैश हिम, हालांकि किसी ने कोशिश नहीं की थी कि क्लियरली उसको अलग करने की। एक्सप्लिसिट से याद आए दो वर्ड जो आपके पेपर में आ सकते हैं। एक तो आता है डियर क्या, एक आता है इम्प्लिसिट, एक क्या आता है? इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब क्या होता है? हिडन, ठीक है। और एक होता है आपका एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब क्या होता है? एक्सप्लिसिट मतलब होता है क्लियर। तो हिडन की अगर मैं मीनिंग आपसे पूछूं तो बहुत सारी मीनिंग आप बता सकते हैं। हिडन हो गया, कंसील हो गया, लेटेंट हो गया, ठीक है, और क्लैंडस्टिन हो गया, और बताओ आर्केन हो गया। ये सब मीनिंग लिख लो अपने कॉपी में। एक हो गया आपका सरप्टिशियस। ये सब आपके पेपर में डियर आता ही आता है। इन सब की मीनिंग क्या होती है? हिडन होती है, ठीक है। कवर्टली भी वेरी गुड। एक्सप्लिसिट का क्या होगा? क्लियर होगा, ऑब्वियस होगा, राइट। आप ट्रांसपेरेंट भी लिख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट भी लिख सकते हैं। तो वही लाइन में बोली गई है कि नो वन हैड ट्राइड टू एक्सप्लिसिटली, किसी ने भी कोशिश नहीं करी थी क्लियरली उसको हटाने की। येट ही फेल्ट अलोन, फिर भी वो अकेले फील करता था। इन मैथ कोलैबोरेटिंग विद अदर्स ओपन अप न्यू काइंड्स ऑफ लर्निंग एंड थिंकिंग। ऑब्वियसली मैथ्स अगर उस बंदे की अच्छी थी, किसकी? फेडरिको आर्डिला की। अगर मैथ्स अच्छी थी फेडरिको आर्डिला की, तो अपने मैथ्स का शेयर अगर दूसरों से शेयर करता मैथ्स के प्रॉब्लम को, तो माइंड को रीओपनिंग में काम आता है, रीथिंकिंग में भी काम आता है। वही चीज कह रहा है, कोलैबोरेट करने से। बट इन इज 9 years एट एमआईटी, तो एमआईटी में भाई साहब ने कितने साल दिए? एमआईटी में भाई साहब ने 9 साल दिए टोटल। आर्डिला वर्कड विथ अदर्स ओनली ट्वाइस। 9 साल के करियर में आर्डिला वर्कड विथ अदर्स ओनली ट्वाइस। आर्डिला दूसरों के साथ काम किया था केवल और केवल 2 बार काम किया था, ठीक है। सत्यम अमित बेटा, केवल और केवल 2 बार काम किया था। अब कितने आराम से आप इसको टैकल कर सकते हैं पैसेज को। मीनिंग समझ लिया आपने सारा आर्डिला के बारे में, आर्डिला के करियर के बारे में है, आर्डिला के पीएचडी प्रोग्रामिंग के, आर्डिला के एकेडमिक एक्सपीरियंस के बारे में। और आर्डिला का ये बताया गया था किसी अदर के साथ कोई कोलैबोरेट नहीं था, किसी और के साथ मिलने जुलने में उसका ज्यादा कंसर्न था नहीं। तो द मैथमेटिशियन फेडरिको आर्डिला मेंटिला ग्रू अप इन कोलंबिया एंड डैश स्टूडेंट। किस तरीके का स्टूडेंट? अब पढ़ने के बाद पैसेज क्या लगा आपको? बहुत ज्यादा किसी से मिलना जुलना नहीं, किसी से घुलना नहीं, किसी से कोई कंसर्न नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, मतलब अनकंसर्न रहता था वो ना। नॉट इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स। तो भाई ग्रू अप इन कोलंबिया एंड डैश स्टूडेंट, किस तरीके का स्टूडेंट था? इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब क्या होता है? इनडिफरेंट मतलब होता है अनकंसर्न। अनकंसर्न, ठीक है, मतलब किसी से कोई लेना देना नहीं, अनकंसर्न। तो राइट आंसर यहां पे क्या बनेगा? अनकंसर्न। बोले तो इनडिफरेंट। इनडिफरेंट क्लियर हुआ? मतलब अनकंसर्न। नॉट इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स लिख सकते हो आप। इसका मतलब क्या होगा? नॉट इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स। इन अदर थिंग्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है ना सारे बच्चे? अमित सत्यम डन टू ऑल, है ना? क्लियर है? ओके। अब एक ऑप्शन है एपोलॉजेटिक। एपोलॉजेटिक मतलब समझते हो क्या होता है? एपोलॉजी। एपोलॉजी मतलब क्या होता है? कहते हैं नहीं आई एपोलॉजाइज,
जब सॉरी आपको मांगना होता है क्या कहते हो, आई अपोलोजाइज, मैं क्षमा मांगता हूं, तो यहाँ क्षमा से रिलेटेड कोई भी चीज है नहीं, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एप्रीहेंसिव का मतलब क्या होता है? आपने एक वर्ड सुना है एप्रीहेंड, तो एप्रीहेंसिव का मतलब अगर मैं आपसे बोलना चाहूं, एप्रीहेंसिव का मतलब वरीड अबाउट योर फ्यूचर, वरीड अबाउट योर फ्यूचर, मतलब भविष्य को लेकर के क्या होना डियर, चिंतित होना। भविष्य को लेकर के क्या होना बेटा, चिंतित होना। तो ऐसा कुछ यहां पर नहीं कहा जा रहा था आर्डीला मेंटिला के बारे में कि भविष्य को लेकर के वो चिंतित है, वो तो पीएचडी की डिग्री होल्ड ऑन कर ले गया एंड तक, और मैथ्स में अच्छा भी था वो, ठीक है। एक्सीलेंट का मतलब बताने की जरूरत नहीं है। तो ही वाज फेलिंग मोस्ट ऑफ हिज क्लासेस, ही वाज नॉट एबल टू अचीव समथिंग एट हिज हाई स्कूल इन बेगोटा व्हेन समवन डैश हिम टू अप्लाई टू एमआईटी। जब किसी ने उसको क्या किया था, जब किसी ने उसको सजेस्ट किया था, जब किसी ने उसको सजेस्ट किया था कि एमआईटी के लिए क्या करो, अप्लाई करो, किसी ने उसको क्या किया था, सजेस्ट किया था। राइट आंसर क्या होगा, व्हेन समवन सजेस्टेड हिम, व्हेन समवन suggested him, when someone suggested him, जब किसी ने उसको सजेस्ट किया था एमआईटी के लिए, भाई अप्लाई कर दो अब, ठीक है। राइट, नेक्स्ट पर आइए। तो वन ऑफ हिज प्रोफेसर्स एन एसी टंग्ड थियोरेटिशियन नोन टू डैश हिज ऑडियंस, जो उसके सभी प्रोफेसर्स में से एक प्रोफेसर था जो हमेशा कड़वा बोलता था, वो जाना जाता था अपने ऑडियंस को किससे रिलेट कराने के लिए, अपने ऑडियंस को एक काऊ के ग्रुप से क्या कराता था, वो कंपेयर कराने की कोशिश करता था। क्या कराने की, कंपेयर कराने की कोशिश करता था वो, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, कंपेयर, ये ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ना। तभी तो देखो सेंस बनेगा। अब भाई वो बिटर स्पोकन था, तभी तो वो क्या कर रहा था, अपने ऑडियंस को कंपेयर कराता था। अब प्रोफेसर्स वगैरह ऐसे होते ही हैं भाई, प्रोफेसर्स वगैरह ऐसे ही होते हैं कि किसी का किसी से भी कंपेयर करा सकते हैं। नितिन नेहाल, किसी का किसी से भी कंपेयर करा सकते हैं। राइट, यस। अब एक चीज समझो, हाँ एक वर्ड है स्ट्रैंगुलेट, अगर आप वो मेरी पीडीएफ देखेंगे जाकर के, आपको पीडीएफ में इसका मतलब मिल जाएगा स्ट्रैंगुलेट का, वो कैप का, गला दबा करके, टू किल समवन, ठीक है, बाय डूइंग प्रेशर ऑन थ्रोट, ठीक है, किसी की गला दबा करके जब आप हत्या करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैंगुलेट, ठीक है। और मेलाइन मतलब जानते हो क्या होता है, हार्म, टू डू हार्म, हार्मफुल, आप ऐसे लिख सकते हो मेलाइन मतलब, मेलाइन मतलब होता है हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, मेलाइन मतलब लिखो हार्म, हार्मफुल, ठीक है, हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, हार्मफुल और डेट्रीमेंटल, ठीक है। यस, तो राइट आंसर क्या बनेगा बेटा, राइट आंसर बन जाएगा क्या, कंपेयर। कि वो क्या करता था, वो जो बिटर स्पोकन करता था अपने ग्रुप के लोगों से, अपने स्टूडेंट्स को किससे कंपेयर करता था, अपने स्कॉलर्स को हर्ड ऑफ काउस से, ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब फोर्थ पे आते हैं, देखो, बट हिज एकेडमिक एक्सपीरियंस वाज आल्सो वन ऑफ आइसोलेशन। कह रहा जो उसका एकेडमिक एक्सपीरियंस था 1 to 12 वो भी कैसा था, अकेलेपन से गुजरा था, मतलब बहुत ही अकेले रहने वाला आदमी था। पार्ट ऑफ इट हैड टू डू विथ हिज ओन, अब देखो, इंट्रोवर्जन, मोलेस्टेशन, क्वांटिफिकेशन, इंट्रोगेशन, इसीलिए बहुत ध्यान से क्लोज टेस्ट को पढ़ना चाहिए। इंट्रोवर्ट जानते हो, इंट्रोवर्जन ये कहां से निकला है, इंट्रोवर्जन अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, इंट्रोवर्जन जो ये वर्ड है ये किससे निकला होगा, मैं यही पे बताता हूं। इंट्रोवर्ट से, इंट्रोवर्ट से अगर आप ध्यान से देखेंगे, इंट्रोवर्ट मतलब क्या होता है, इंट्रोवर्ट मतलब होता है जो लोग कम बात करते हैं ना, जो लोग कम बात करते हैं, जो ज्यादा बात उन्हें नहीं होते हैं, वन हु डजंट टॉक टू मच, जो बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, रिजर्व्ड काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। और ये भाई साहब कैसे थे, ये रिजर्व्ड ही थे, रिजर्व्ड, आइसोलेटेड, ठीक है, आइसोलेटेड। एक आपके पेपर में आता है टीसी टर्न, जो लोग कम बोलते हैं, टीसी टर्न। तो पार्ट ऑफ इट हैड टू डू विथ हिज ओन, खुद के इंट्रोवर्जन से, मतलब वो कुछ भी अगर कोई काम करना चाहता था वो हमेशा रिजर्व्ड होकर के करना चाहता था, क्योंकि पहली लाइन में क्या लिखा है, आइसोलेशन, हिंट दे रहा था, तो पूरे पैसेज में भी ये था एंडिंग तक कि किसी से ज्यादा मिलता नहीं था। 9 साल के करियर में सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही उसने दूसरे लोगों के साथ काम किया था,
यस, रेटिसेंट, सत्यम द्विवेदी, वेरी गुड बेटा। तो आप देखोगे यहां पर मोलेस्टेशन तो किसी पर कोई आरोप नहीं लगा जा रहा, गलत है। क्वांटिफिकेशन एक वर्ड है, क्वांटिटी से रिलेटेड है, ऐसा कोई बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। इंटरोगेशन, हस्तक्षेप करना, आप इंटरप्ट नहीं कर रहे हो, दो लोगों के बीच में इंट्रोगेशन नहीं कर रहे हो, तो ये तीन ऑप्शन गलत, राइट आंसर ए ऑप्शन, ठीक है। इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। सत्यम बेटा आपके प्रीलिम्स में कितने स्कोर है? अमित आपके कितने हैं? नितिन निहाल आपके कितने हैं प्रीलिम्स में स्कोर? एक बार प्रीलिम्स में स्कोर आप लोग जरूर अपने अपने बताइएगा मुझे, सीपीएसआई प्रीलिम्स में क्या है, क्योंकि अब यहां से ये मान के चलो मैं आपको कम से कम 65 क्लासेस, सत्यम, अमित, नितिन, अभी आपको मेंस में मैं 65 क्लासेस दूंगा, और ये 65 क्लासेस उन टॉपिक पर होंगे जिन टॉपिक में स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होता है। टोटल 36 सेट्स आपके वाले बैच में आज पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, रिटेन एवरीथिंग, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हर सेगमेंट के, सब आज मैं ऐड ऑन कर दूंगा। आप लोग पढ़ो, कंटेंट की कमी नहीं होगी। मेरा जो रूटीन गड़बड़ हुआ था वो नवंबर मंथ में फादर की डेथ हो गई थी, उसके पहले हॉस्पिटलाइज थे फादर 14-15 दिन, तो मैं कंटिन्यू काम नहीं कर पा रहा था। बट अभी 15-16 दिन हुआ है मैं वापस आया हूँ घर से, एंड आई विल बी टेकिंग ऑल द क्लासेस वेरी सून, ठीक है। और सीपीएसआई मेंस सबसे प्यारा बैच है मेरा, ठीक है, क्योंकि बच्चे इसको बाद में बहुत देखते हैं, सबका अपना अलग अलग शेड्यूल है। कम से कम 250 बच्चे हैं सीपीओ मेंस में मेरे पास, तो और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसके प्रीलिम्स में 165 भी हैं, 170 भी हैं, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करो, किसी बच्चे को कोई नीड चाहिए, सर मुझे ये कंटेंट चाहिए, मैं वो भी आपके लिए दिलवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बस पढ़ते रहो, आराम से सिलेक्शन लो, और बहुत अच्छे स्कोर है, वैकेंसी अच्छी है, मेंस में 170-180 तक कोशिश करो लाने की, जॉब मिल जाएगी, परेशान मत होना, ठीक है। आ जाओ भाई, ये हो गया, आगे की तरफ। तो यहां पे आंसर क्या निकल के आया? इंट्रोवर्जन। क्या निकल करके आया? इंट्रोवर्जन। अब देखो, नो वन हैड ट्राइड टू एक्सप्लिसिटली डैश हिम, ये लाइन पढ़ने के बाद क्या पता चला था कि वो भाई साहब क्या थे, किसी से कोई मतलब नहीं रखते थे, और वो कंफर्टेबली फील नहीं करते थे। तो नो वन हैड ट्राइड टू एक्सप्लिसिटली डैश हिम, किसी ने कोशिश नहीं करी थी कि उसको साफ साफ क्या करने की, अलग करने की। अमेरिकन कल्चर वगैरह में ये सब नहीं होता है, जैसे अपने इंडियंस में होता है, अरे उसको साइड करो, वहां पर सब लोग मिलजुल करके काम करते हैं, राइट। तो किसी ने भी कोशिश नहीं करी थी उसको क्लियरली बाहर करने की। तो बाहर करने से मतलब एक्सक्लूड, इंक्लूड मतलब क्या होता है अंदर, एक्सक्लूड मतलब क्या होता है बाहर। तो राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, दैट इज एक्सक्लूड। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? एक्सक्लूड। देखो सिंपल सी बात है, आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आना चाहिए, पैसेज का टोन समझ आना चाहिए, आपको मीनिंग, जैसे इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था मैं आपको बताता हूं। ये वर्ड दोनों मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। एंड एसिड टंग्ड, एसिड है तो ऑब्वियसली कोई तीखा ही मार रहा होगा, वहां से सेंस लगा सकते थे। एप्रीहेंसिव का मतलब और मेलाइन का मतलब मैंने लिखवा दिया, राइट। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और एसएससी जाना जाता है चीजों को रिपीट करने के लिए। किस्मत चली तो हो सकता है कि एज इट इज आ जाए, लेकिन एज इट इज नहीं भी आएगा तो आपको इतनी सारी चीजें मैं अलग से बता देता हूं कि एग्जाम्स में काम आएंगी ही आएंगी आपके लिए, ठीक है। हाँ जी, एक सिम कॉल आ रही है एक यार, चलो आओ, क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम इस पैसेज में किसी को नहीं होनी चाहिए भाई। 9th में आइए, चलिए क्लोजेस्ट नंबर 9, अगेन इंपॉर्टेंट। क्लोजेस्ट नंबर 9, चलिए क्लोजेस्ट नंबर 9, चलिए भाई आंसर बताइए फास्ट। अब आंसर अभी ना बताओ, सबसे पहले मैंने क्या बोला डियर आपको, नितिन, अमित, मैंने क्या बोला है सबसे पहले आपको? मैंने ये बोला आप पढ़ो पैसेज को, एक बार पैसेज को पढ़ो, मीनिंग निकालो, कुछ वर्ड्स अगर आपको मिल गए नए तो उसकी मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। देखो आ जाओ। अ डांस विच इज क्रिएटेड, एक ऐसा नृत्य जो क्रिएट किया जाता है, और कोरियोग्राफ्ड, जिसकी कोरियोग्राफी की जाती है, एंड परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग डैश, और वो परफॉर्म करते हैं डैश द टीनेट्स ऑफ द नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र इज कॉल्ड अ क्लासिकल डांस। ये क्लासिकल डांस की क्या बता रहा है? डेफिनेशन बता रहा है। नितिन बच्चा देखो, कभी भी ऐसा आप मत करो कि सीधे, देखो मैं समझता हूं एक स्टूडेंट का माइंडसेट बहुत आराम समझता हूं, नितिन ने क्या देखा है अकॉर्डिंग उसने आंसर हिट कर दिया। प्लीज गिव योर क्रूशियल टाइम ऑफ 2 to 3 मिनट्स टू ईच एंड एवरी पैसेज, क्लोज टेस्ट एंड पैराजंबल्स। उससे क्या होगा? देखो क्लैरिफिकेशन आएगी, और जब एक बार क्लैरिफिकेशन आएगी तो आपको क्या होगा,
आप मास्टर बनते चले जाओगे चीजों में। एग्जाम्स में तो ये करना ही करना है, आपको पता है अकॉर्डिंग के साथ 2 आता है, बट लर्निंग फेज में आपको हर एक चीज जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ, तो डैश द टीनेट्स ऑफ द नाट्य शास्त्र इज कॉल्ड अ क्लासिकल डांस। ये क्लासिकल डांस का डेफिनेशन बता रहा है। हाँ, टीनेट्स एक वर्ड आपने देखा यहां पर, टीनेट्स क्या है? टीनेट्स क्या है भाई? जस्ट गिव मी अ सेकंड। टीनेट्स क्या है? टीनेट्स का मतलब जानते हो क्या होता है? टीनेट्स का मतलब होता है मेरे भाई सिद्धांत, प्रिंसिपल, मैक्सिम, ठीक है। तो अगर मैं यहीं पर आपसे बोलूं टीनेट्स का मतलब क्या होता है, टीनेट्स मतलब होता है मैक्सिम, कहावतें, सिद्धांत, प्रिंसिपल, लॉ, एक तरीके से आप कह सकते हो सिद्धांत, ठीक। सिद्धांत, कोई बात नहीं बेटा नितिन। तो किसके सिद्धांतों पर? नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों पर, ठीक है। द टू ब्रॉड डैश ऑफ क्लासिकल डांसिंग, क्लासिकल डांसिंग के कोई दो बड़े चीज हैं, वो क्या क्या है? एक है तांडवा, बिल्कुल जो क्लासिकल डांस, अब ध्यान से सुनते चलना, स्टोरी बहुत प्यारी है। क्लासिकल डांस के बारे में बता रहा है कि दो सबसे बड़ी चीज है, एक है तांडवा, तांडव जिसको बोलते हैं, तांडव डांस होता है, और एक होता है, और तांडव डांस कौन करते हैं? भगवान शिव जब गुस्साते थे ना। ठीक, हाँ हाँ बिल्कुल, जब भगवान शिव गुस्साते थे तो तांडव डांस करते थे भगवान शिव जब गुस्साते थे, तांडव। और दूसरा डांस लस्य, तो तांडव भगवान शिव के लिए था, लस्य पार्वती जी के लिए था, ठीक है। हाँ, पावर एंड फोर्स आर द टिपिकल ऑफ तांडव। अब तांडव डांस की मीनिंग बता रहा है वो कि पावर और फोर्स, जो पावर और फोर्स थी वो तांडव की क्या थी? पहचान थी, कि भाई साहब अगर तांडव होगा तो शक्ति का और बल का इस्तेमाल होता है उसमें। और ये देखो अगली लाइन, ग्रेस एंड डेलिकेसी, मतलब बहुत ही प्यार भरा, ग्रेस एंड डेलिकेसी, ये जो होता है वो किसका होता है? ग्रेस एंड डेलिकेसी का, वो लस्य का होता है। किसका होता है? वो लस्य का होता है, ठीक है। करेक्ट, ओके, नाइस। तांडव इज डैश विद शिवा, देखो सिंपल सी बात है, तांडव किससे संबंधित है? शिवा से, एंड लस्या पार्वती जी से संबंधित है, ठीक है। आगे देखो, डांस विच इज प्योर मूवमेंट इज कॉल्ड नृत्य। नृत्य किसको बोलते हैं? जहां पर प्योर मूवमेंट हो, ऐसे डांस को हम नृत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नृत्य। पूरा फिलोसफी है यहाँ पर। एंड डांस विच इज डैश इन नेचर, और एक ऐसा डांस जो नेचर से रिलेटेड है उसको हम बोलते हैं नृत्य। तो भाई दो डिफरेंस आज से समझ लो, जीएस में काम आएगा। एक होता है नृत्य और एक होता है नृत्य, ये भी डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं भाई, ध्यान से सुनना। अ डांसर इन द क्लासिकल ट्रेडिशन हैज टू हैव ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग। क्लासिकल ट्रेडिशन में जो डांसर होता है सालों की ट्रेनिंग होती है बिफोर ही और शी कैन बिगिन टू परफॉर्म ऑन द स्टेज। सोचो, क्लासिकल डांस करने के लिए सालों की ट्रेनिंग चाहिए स्टेज पर परफॉर्म करने से पहले। आगे बढ़ो, और हाँ हो गया, द फोर मेन डैश ऑफ क्लासिकल डांस इन इंडिया। भारत में जो चार वो है क्लासिकल डांसिंग के, वो क्या क्या है? भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, कथक। जीएस में क्वेश्चन भी आता है। भरतनाट्यम इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। सबसे ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर डांस फॉर्म क्या है? भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। तो ये पूरा पैसेज किस पर है डियर? ये पूरा पैसेज किस पर डिपेंड है? आप देख रहे होगे डांस पर डिपेंड है। कैसा डांस? क्लासिकल डांस। आइए आराम से एलिमिनेट करते हैं, अब बहुत आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो, तो डांस विच इज क्रिएटेड और कोरियोग्राफ्ड एंड परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग के साथ सिर्फ एक प्रीपोजिशन आता है, वो क्या आता है? टू आता है, ना ऑफ आता है, ना फॉर आता है, ना विद आता है। राइट आंसर सिर्फ और सिर्फ, देखते हो जिसको इंग्लिश नहीं आता वो भी कहता है अकॉर्डिंग टू मी। देखे हो ना, जिसको इंग्लिश नहीं आती है नल भर, वो भी कहता है अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू। तो अकॉर्डिंग टेक्स प्रीपोजिशन व्हाट? ऑलवेज टू, राइट। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अब अगले क्वेश्चन पर आओ। तो अकॉर्डिंग टू द टीनेट्स ऑफ द नाट्य शास्त्र इज कॉल्ड क्लासिकल डांस। इससे बतिया लें, थोड़ा ये परेशान है, देखें क्या दिक्कत है इनकी। चलो भाई देखो, तो हाँ, तो यहां पर आंसर क्या आ गया? अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू। द टू ब्रॉड डैश ऑफ क्लासिकल डांस आर द तांडवा एंड लास्या।
दो इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है क्लासिकल डांस की, वो एक तांडवा है और एक लास्या है। अब यहां पर आप फंस सकते हो, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे, कोई फीलिंग लेकर के बोलेगा द टू ब्रॉड क्राइटेरिया। सबसे पहली बात, क्राइटेरिया ये सिंगुलर है। क्या है बेटा ये सिंगुलर है, ध्यान से सुनना, मजेदार चीज है, ये सिंगुलर है। क्राइटेरिया का जो प्लूरल बनता है, ध्यान से सुनना, क्राइटेरिया का जो प्लूरल नाउन बनता है, जो क्राइटेरिया का प्लूरल नाउन बनता है वो क्या बनता है? क्राइटेरियन। कितने बच्चों को पता है क्राइटेरियन? पता है? वेरी गुड अमित, बहुत बढ़िया बेटा। और यहां पर बात किसकी हो रही है? टू ब्रॉड, यानी कि यहां पर जो वर्ब आती वो प्लूरल आती ना, और यहां पर भाई साहब ने सिंगुलर दे रखा है, तो ये तो दिमाग से कट हो गया। अब द टू ब्रॉड डिस्प्ले, मैंने बोला अच्छा ठीक है, डिस्प्ले क्यों नहीं हो सकता? डिस्प्ले मतलब बिल्कुल हो सकता है। क्लासिकल डांसिंग के दो ब्रॉड तस्वीर, डिस्प्ले मतलब क्या होता है? जो चीज हमें दिखती है। वो क्या क्या है? एक तांडव है, एक लस्या है। अब मैंने बोला भाई मैं मैटर तो फंस गया, और डिस्प्ले एज अ वर्ब काम कर रहा है यहां पर, डिस्प्ले एज अ वर्ब यहां पर काम कर रहा है, मानते हो कि नहीं? अब एक चीज समझो, यहां पर क्या लिखा है? ऑप्शंस। अब ये कह रहा है कि द टू ब्रॉड, तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ऑप्शन तो एलिमिनेट आपको करना ही करना पड़ेगा। ये भाई साहब तो गए। अब बचा एक एस्पेक्ट्स और एक डिस्प्ले। डिस्प्ले तस्वीर की बात करता है, एस्पेक्ट्स किसकी बात करते हैं? पहलू की बात करता है। एस्पेक्ट्स मतलब जानते हो क्या होता है? एस्पेक्ट्स मतलब होता है पहलू किसी भी चीज की। अब पढ़ो जरा हिंदी। द टू ब्रॉड एस्पेक्ट्स, अगर मैं यहां पर फिल करता हूं, अगर मैं यहां पर क्या फिल करता हूं? द टू ब्रॉड एस्पेक्ट्स, दो बड़े पहलू क्लासिकल डांस के क्या क्या हैं? तांडवा एंड लास्या। ये राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अमित एंड नितिन बिल्कुल सही। कहते हैं ना, इसके पहलू, इसके दो बेहतरीन पहलू बताओ। तो दो क्लासिकल डांस के सबसे बेहतरीन पहलू क्या क्या है? एक तांडव और एक लास्या। क्लियर हुआ बात? उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। एस्पेक्ट्स मतलब क्या होता है? पहलू। अरे क्लियर है कि नहीं भाई? एक बार थम्स अप तो कर दो। इसमें तो कोई ऐसा रॉकेट साइंस तो है नहीं कि ये भी क्लियर नहीं है आपको। पहलू क्लियर है? डन अमित, उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। थर्ड पे आओ। थर्ड वाला बिल्कुल ध्यान से सुनिए और समझिए। पावर एंड फोर्स आर टिपिकली ऑफ द तांडवा। मैंने आपको बताया था कि पावर और फोर्स तांडव से रिलेटेड होते हैं, ग्रेस एंड डेलीगेसी लस्या से। अब कह रहा है देखो, तांडव किससे संबंधित है? शिवा से। आपको पता होना चाहिए, शिव भगवान की जब तीसरी आंख खुलती है तो क्या होता है? तांडव होता है। तो तांडव इज रिलेटेड टू होम, यू विल से एसोसिएटेड। अच्छा इधर है, वही मैं कह रहा हूं। अब तांडव इज, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती। कभी भी बी फॉर्म के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ ही नहीं सकती है। आप ही इज गो बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। तो ये तो ऐसे गलत हो गया, सोचना गलत है। अब देखो, बी फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तांडव को किससे जोड़ा जाता है? जोड़ने के लिए राइट आंसर क्या होगा भाई? एसोसिएटेड। क्या होगा? एसोसिएटेड विल बी द राइट आंसर। एसोसिएटेड, बहुत बढ़िया। डांस विच इज प्योर मूवमेंट इज कॉल्ड नृत्य, एंड डांस विच इज, वेरी गुड, डांस विच इज डैश इन नेचर, वो क्या है? नृत्य। अब यहां पर वेजिटेटिव, वेजिटेटिव मतलब समझ रहे हो? वेजिटेशन से रिलेटेड है, कोई सेंस ही नहीं है। कॉमोडियस, कॉमोडिटी वस्तु से संबंधित, गलत है। हैफाजार्ड होगा नहीं, नेगेटिव वर्ड है। इंटरप्रिटेटिव, रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन, रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन, अभी भी आपको क्लियर नहीं होगा। रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन। अच्छा, इंटरप्रिटेशन का मतलब समझ तो क्या होता है? किसी के क्या करना? व्याख्या करना। अब आपको और अच्छे समझ में आ गया होगा, व्याख्या करना। एंड डांस विच इज इंटरप्रिटेटिव इन नेचर, व्याख्या करना किसमें? नेचर में। उसको हम क्या बोलते हैं? नृत्य। तो राइट आंसर क्या निकल के आएगा? डी ऑप्शन। तो डांस विच इज इंटरप्रिटेटिव इन नेचर, एक ऐसा डांस जो किसकी व्याख्या करता है? प्रकृति में या प्रकृति के, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम नृत्य। ठीक है, करेक्ट। यानी कि नेचर से संबंधित जब आप डांस करोगे ना, जब बहुत लोग होते हैं ना डांस करते हैं, विजुलाइज कराते हैं, देखो हमारे प्रकृति में ये हो रहा है ऐसा वैसा, तो उस तरीके के डांस को हम क्या बोलते हैं? नृत्य बोलते हैं।
राइट? नेक्स्ट पर आओ। A dancer in the classical tradition has to have years of training. मैंने बताया क्लासिकल डांस में आपको सालों लग जाता है सीखने में. Before or she can begin to perform on the stage. स्टेज पर परफॉर्म करने से पहले. The four main. अब देखो यहां पर समझना. फोर मेन क्या क्लासिकल डांस के क्या इन इंडिया? भारतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, कथक. इसका आंसर बताइए क्या होगा? फिफ्थ का बहुत अच्छा है. टर्मिनोलॉजीज, स्कूल्स, कैरेक्टर्स, फंक्शंस. इसीलिए कहते हैं कभी कभी रीडिंग भी हेल्प कर देती है क्लोज टेस्ट में. तो रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट समटाइम्स. रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट समटाइम्स. बताइए इसका आंसर क्या होगा? रॉन्ग आंसर अमित कुमार. टर्मिनोलॉजी नहीं है बेटा ये. द फोर मेन डैश ऑफ क्लासिकल डांसिंग इन इंडिया. क्लासिकल डांसिंग जो भारत में है उसके चार क्या? भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, कथक. अब पांचवें क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए रीडिंग इंपॉर्टेंट बहुत है. यहां पर जो राइट आंसर आता है डियर वो आता है फोर मेन स्कूल्स. फोर मेन स्कूल्स. जी हाँ, बी ऑप्शन. कैरेक्टर नहीं है बेटा. भरतनाट्यम कैरेक्टर नहीं है. भरतनाट्यम कोई फंक्शन नहीं है. द फोर मेन स्कूल्स क्लासिकल डांस के भी क्या है? स्कूल्स. किसमें? भारत में. वो कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, कथक. अगर यही क्लोज टेस्ट सीपीओ मेंस में आ जाए, मैं आपको बताता हूं, कैरेक्टर्स नहीं, अगर यही क्वेश्चन सीपीओ मेंस में आ जाए, मैं आपको बताता हूं, बच्चे 4 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, इन दोनों में फंस जाएंगे. वो इसमें नहीं फंसेगा, इसमें जरूर फंस जाएगा. और चांसेस हैं कि ये अच्छा है पैसेस, कभी ना कभी आपको देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा. ठीक है. हाँ, पहले सर स्कूल ही सोचा था. यही चीजें हैं. हाँ, समटाइम्स लक मैटर्स द मोस्ट. समटाइम्स क्या? मोस्ट ऑफ द टाइम्स luck matters the most. If you are able to score 170 in your test series these day, and if you appear in your actual paper, most of the time you get what? You get more marks than when you were appearing in your test series. Like I'm talking about comparison, but few times you will get lesser marks in comparatively. So it's all up to you. ठीक है सर. अभी एसएससी जीडी से फाइनल मेरिट आउट हुआ हूँ बाई 0.4 मार्क्स. बेटा आप बॉर्डर के बहुत करीब है. 2025 आपको बॉर्डर पार कराएगा. आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं. उम्मीद करूंगा कि 2025 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा. अमित ठीक है, बिल्कुल होगा भाई. अब जो बच्चा यार 0.4 से रह जा रहा है, उसमें उसकी किस्मत ही नहीं चली होगी. मेहनत में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी, मुझे पता है. 0.4 इज नेग्लिजिबल स्कोर यार. कोई बात नहीं अमित, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर 2025 एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन. आइए क्लोज टेस्ट नंबर 10 पर आते हैं. एक अच्छा क्लोज टेस्ट, थोड़ा सा कॉमन सेंस दौड़ाने की कोशिश करना. चलिए भाई, आ जाओ. क्लोज टेस्ट नंबर 10 करिए, पढ़िए एक बार. क्लोज टेस्ट नंबर 10. लिसनिंग स्टार्ट्स विथ हियरिंग. लिसनिंग शुरू किससे होती है? जो आप सुनते हैं ना, उसकी पहली प्रोसेस. अच्छा, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग. आपको ये, जब तक ये नहीं जानेंगे तो कैसे पैसेज को क्रैक करेंगे? डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग. पता है कि नहीं आप लोगों को लिसनिंग और हियरिंग में क्या डिफरेंस होता है? अमित बताओ बेटा. आप जो चीज प्रॉपर सुनते हैं कंसंट्रेशन के साथ, दैट इज कॉल्ड लिसनिंग. बट एक जो साउंड वेव आती है ना स्टार्टिंग में, पहले जो एक प्रोसेस शुरू कराता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ हियरिंग. सिंपल सी बात. ठीक है. लिसनिंग कह रहा है ध्यान से सुनना. हाँ, आई मीन यू कैन से इट लाइक विथ कंसंट्रेशन, राइट? तो हियरिंग इज द प्रोसेस इनसाइड लिसनिंग. तो हियरिंग क्या होता है? एक साउंड वेव जो आपके पास आती है ना पहले, जहां से आप सुनना शुरू करते हो, वो हियरिंग प्रोसेस है. बट उसके बाद से जो आप कंसंट्रेशन लगाते हो सुनने में, दैट इज कॉल्ड लिसनिंग, राइट? सत्यम, मेरा सीजल मेंस भी है, इंग्लिश में स्कोर 104 110 पर स्टक हो गया सर, प्लीज हेल्प मी. सत्यम, व्हाट यू हैव टू डू इन द लास्ट 10 to 15 days for CGL mains, you just have to revise more and more vocabularies as much as you can do in these days, because vocabularies are very important.
You can correlate it with passes, close test, fill in the blanks. Okay, till now, whatever you have studied in the grammar portion, that is more than sufficient. That doesn't matter now. What matters the most? Revision is the key to success. Try to revise more and more, more and more, more and more. Then you will be able to cross your limit of 104 to 110. Pretty easy. Okay, complete all the vocabularies of volume 1. If you don't have that book, then you can go through my application where I have uploaded all the vocabularies of synonyms and antonyms in your application in free material. Just go through those words once immediately. ठीक है, पूरा कंप्लीट कर लो, वहां से सिनोनिम एंटोनिम सीडीएम्स वन वर्ड, वो सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो सब टिप्स पर होना चाहिए. ठीक है सत्यम. नाउ तो अब आते हैं, देखो लिसनिंग स्टार्ट्स विथ हियरिंग. पहले ही कह रहा है कि लिसनिंग शुरू किससे होती है. देखो यहीं पे कह रहा है लिसनिंग शुरू होती है हियरिंग से. बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूं, साउंड वेव यहीं से निकलती है. बट गोज डैश, ठीक है. हियरिंग इन अदर वर्ड्स इज नेसेसरी. दूसरे शब्दों में हियरिंग जरूरी है. बिल्कुल भाई, बिना उसकी शुरुआत थोड़ी होगा. बट इज नॉट अ सफिशिएंट डैश फॉर लिसनिंग. लेकिन ये सुनने के लिए पर्याप्त क्या नहीं है, ऑप्शन देख करके. लिसनिंग इन्वॉल्व्स हियरिंग विद अटेंशन. देखो वही बात जो आपने अमित बोली थी अभी. लिसनिंग के अंदर क्या होता है? हियरिंग विद अटेंशन. पहले साउंड वेव आती है कानों में, फिर आप अटेंशन देते हो, दैट इज कॉल्ड लिसनिंग. वही चीज बोल रहा है आगे. लिसनिंग इज अ प्रोसेस. लिसनिंग प्रोसेस है दैट डैश कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन की डिमांड करती है. बिल्कुल. वाइल लिसनिंग, सुनते वक्त, वन शुड ऑल्सो बी ऑब्जर्वेंट. ऑब्जर्वेंट भी होना चाहिए सुनते समय. इन अदर वर्ड्स लिसनिंग हैज टू डू विद द ईयर्स. लिसनिंग किससे रिलेट कर रहा है? कानों से. बिल्कुल. डैश विद द आईज, साथ ही साथ आंखों से भी, और दिमाग से भी. वाह. लिसनिंग इज टू बी अंडरस्टूड एज द टोटल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स हियरिंग विद अटेंशन. लिसनिंग को इस तरीके से समझा जा सकता है कि ये पूरा प्रोसेस है जो कि हियरिंग के साथ अटेंशन इन्वॉल्व करता है. बीइंग ऑब्जर्वेंट, ऑब्जर्वेंट भी आपको रहना पड़ेगा और इंटरप्रिटेशंस भी करनी पड़ेंगी, व्याख्याएं भी देनी पड़ती हैं. गुड कम्युनिकेशन इज एसेंशियली एन प्रोसेस. एक अच्छा कम्युनिकेशन एसेंशियली एक प्रोसेस है. वो क्या है देखते हैं. अब एक वर्ड है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का मतलब जानते हो क्या होता है? सेंडिंग एंड रिसीविंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कम्युनिकेशन का मतलब जानते हो क्या होता है? बिल्कुल जानते ही होगे. व्हाट इज कम्युनिकेशन? सेंडिंग एंड रिसीविंग the information from one place to another. One place to another. Sending and receiving the information from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह क्या करना? इंफॉर्मेशन को भेजना. ठीक है. आइए अब पैसेज को सॉल्व करते हैं. लिसनिंग स्टार्ट्स विथ हियरिंग बट गोज डैश, बट गोज बियॉन्ड. भाई हियरिंग के आगे लिसनिंग होती है ना. हियरिंग से क्या होता है? एक साउंड वेव्स निकलती है, फिर लिसनिंग प्रोसेस शुरू होता है. तो हियरिंग से आगे, तो आगे के लिए हम क्या लगाएंगे? दैट इज बियॉन्ड. ठीक है, बियॉन्ड. बट गोज बियॉन्ड. बियॉन्ड विल बी द राइट आंसर. हियरिंग इन अदर वर्ड्स इज नेसेसरी बट इज नॉट ए सफिशिएंट फॉर लिसनिंग. क्या चीज नहीं है? एक पर्याप्त कंडीशन नहीं है सुनने के लिए. बस एक साउंड वेव्स पहुंचाता है आपके कानों तक. तो पर्याप्त कंडीशन, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा. फर्स्ट का सी, सेकंड का सी. वेरी गुड, सुपर. आगे बढ़े. लिसनिंग इज अ प्रोसेस दैट कॉल्स फॉर व्हाट? कंसंट्रेशन. नेसेसरी फॉर समथिंग. कॉल्स फॉर का मतलब क्या होता है? कॉल्स फॉर का मतलब होता है नेसेसरी फॉर समथिंग. calls for, necessary for something, necessary for something. किसी चीज के लिए क्या होना? आवश्यक होना. calls for. ठीक है, ओके. while listening one should also be observant. in other words listening has to do with the ears. दूसरे शब्दों में लिसनिंग को कानों के साथ भी रोल प्ले होता है, आंखों के साथ भी और दिमाग के साथ भी. तो साथ के लिए साथ ही साथ. अच्छा, तो साथ ही साथ के लिए एक वर्ड हमें यूज करना पड़ेगा, एज वेल एज. क्या यूज करना पड़ेगा हमें? एज वेल एज. क्योंकि कह रहा है ना लिसनिंग हैज टू डू विद द ईयर्स, कान के साथ, विद द आईज एंड द माइंड. यानी कि साथ ही साथ, आंखों के साथ भी, दिमाग के साथ भी. तो राइट आंसर यहां पर क्या करोगे? एज वेल एज. एज वेल एज, करेक्ट. ओके. लिसनिंग इज टू बी अंडरस्टूड एज ए टोटल प्रोसेस that involves hearing. बताया था अभी आपको. गुड कम्युनिकेशन इज एसेंशियली
एसेंशियली एंड डैश क्या होगा? ओके, इंडेफिनिट आर्टिकल है तो इसमें इंटरेक्टिव प्रोसेस होना चाहिए ना। यस, गुड कम्युनिकेशन एसेंशियली क्या है? एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, इंटरेक्टिव प्रोसेस, बिल्कुल। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? इंटरेक्टिव प्रोसेस राइट आंसर है, बिल्कुल। अच्छा कम्युनिकेशन क्या हो सकता है? कि इंटरेक्टिव प्रोसेस हो सकता है ना। तो राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। सिंपल पैसेज था, इसमें कुछ ज्यादा टफ नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था बस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पर आइए। क्लोज टेस्ट नंबर 11। करिए, पढ़िए एक बार फास्ट। क्लोज टेस्ट नंबर 11 पढ़िए, क्या लिखा है? द कूनो पाल्पर नेशनल पार्क, वाओ, कूनो पाल्पर एक नेशनल पार्क है, लोकेटेड इन मध्य प्रदेश चंबल। ओके, अरे भाई साहब, चंबल कहाँ पे लोकेटेड है ये नेशनल पार्क? मध्य प्रदेश चंबल की घाटियों पे। हैज एन एरिया ऑफ 750 स्क्वायर किलोमीटर, एरिया बता रहा है। इट नाउ हैज, उसके पास अभी लेपर्ड भी है, जैकाल्स भी है, स्पॉटेड डियर भी है, हिरन भी है, सांभर है, नीलगाय है, चिंकारा है, वाइल्ड बोर एंड फोर हॉर्न्ड एंटीलोप भी है। मेकिंग इट अ परफेक्ट बेस फॉर व्हाट? फॉर फेलिट्स। ओके, बहुत बढ़िया। फेलिट्स क्या होता है? एक तरीके का टाइगर शेप का कोई जानवर, ठीक है, उसके लिए कह रहा है शिकार का बिल्कुल परफेक्ट वो है, आधार है। डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस फ्रॉम गुजरात, गुजरात से भरपूर ऑब्जेक्शंस के बावजूद, विच डैश दैट लायंस वर पार्ट ऑफ द स्टेट्स हेरिटेज, लायंस किसके पार्ट थे? स्टेट्स हेरिटेज के। दैट एमपी हैड अ पुअर डैश इन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, एमपी के पास कह रहा है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट का पुअर एक्सपीरियंस है। एंड दैट कूनो पाल्पर हैड अदर बिग कैट स्पेसीज, और जबकि कोनो पाल्पर के पास अदर बिग कैट स्पेसीज में इन सबको खा भी सकता है वो। दैट वुड डैश लायन रिलोकेशन, जो लायन की रिलोकेशन को इधर से उधर कर सकते हैं। द सेंचुरी वॉज चूजन फॉर द लायन रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन 2013, लायन रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के लिए ये सेंचुरी चूज करी गई थी। चलिए, पढ़ लिया आपने इसको, आंसर बताइए पहले का क्या होगा सबसे पहले, फास्ट एवरीवन, आंसर बताइए। अब पहला क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी आपको नहीं दिख रही होगी, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। पढ़िए जरा एक बार क्या लिखा है। द कूनो पाल्पर नेशनल पार्क लोकेटेड, एक लोकेशन की बात कर रहा है, कहां पे? मध्य प्रदेश चंबल डैश। अब रीजन, ये कोई कारण नहीं बता रहा है। रेन मतलब होता है ओवरटेक करना, नहीं, नदी थोड़ी है, क्या है ये? एक रीजन है। क्या एक रीजन है? बिल्कुल बेटा, क्या एक रीजन है ना, एरिया है कोई, रीजन। कैसा रीजन है? हैज एन एरिया ऑफ 750 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब ऐसे ऑप्शन तो बहुत आराम से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इट नाउ हैज लेपर्ड्स, जैकल्स, स्पॉटेड डियर, समबर डैश डैश, मेकिंग इट अ परफेक्ट बेस फॉर फेलिट्स। ये भी एक तरीका क्या क्या है? जानवर। इसके लिए क्या बना रहे? एक तरीके से बढ़िया तरीके से शिकार की तैयारी हो रही है। ठीक है, वही कह रहा है, मेकिंग इट अ परफेक्ट डैश बेस फॉर फेलिट्स। तो शिकार करने के लिए एक वर्ड क्या होता है? अब सोच समझ के आंसर करिएगा, जल्दीबाजी में नहीं, सोच समझ के आंसर करिएगा। एड नहीं होगा, मेकिंग इट अ परफेक्ट प्रे, शिकार। एड नहीं होगा बेटा, एड विल बी द, आई थिंक प्रे विल बी द मोस्ट सुटेबल हियर। प्रे कह रहे ना, इट नाउ हैज लेपर्ड्स डैश 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 डैश, मेकिंग इट अ परफेक्ट। अब इतना कुछ है उस जंगल में, और फेलिट्स एक तरीके का जानवर है ना, तो उसके लिए एक शिकार का काम करेगा, शिकार की तरीके, शिकारी की तरीके काम करेगा, इन सबको खाने के लिए भगेगा। मेकिंग इट अ परफेक्ट प्रे बेस फॉर फेलिट्स। Despite strong objections from Gujarat, which dash that lions were part of the state's heritage, जिसने क्या किया था? जिसने क्लेम किया था ना, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर एक्यूज्ड, आरोपी रिस्ट्रिक्टेड भी नहीं होगा, एक्यूज्ड नहीं होगा, एडजर्न भी नहीं होगा। ये कोर्ट का मामला नहीं चल रहा है यहाँ पर, कोई कोर्ट का मामला तो हो नहीं रहा जो ये दोनों वर्ड यूज करेंगे आप ना, किसी को सजा वजह थोड़ी दी जा रही। क्या किया था? डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस फ्रॉम गुजरात, गुजरात के स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस के बावजूद, विच क्लेम दैट, जिसने क्लेम भी किया था क्या? कि लॉयंस वर पार्ट ऑफ द स्टेट हेरिटेज, कि लायन पार्ट थे स्टेट हेरिटेज के। दैट एमपी हैड अ पुअर डैश इन वाइल्ड लाइफ, एमपी हैड अ पुअर रिकॉर्ड, पुअर लॉस, पुअर गेज, नहीं, गेज होगा नहीं, लॉस होगा नहीं। दैट एमपी हैड अ पुअर रिकॉर्ड इन वाइल्ड लाइफ, पुअर समरी। अब रिकॉर्ड और समरी में आपको क्या ऑप्ट करना है? रिकॉर्ड और समरी में एमपी हैड अ पुअर रिकॉर्ड इन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, बिल्कुल पुअर रिकॉर्ड है, सिंपल, बिल्कुल सोबर आपको एलिमिनेट करना होता है, समरी नहीं, रिकॉर्ड। ठीक है,
MP had a poor record in wildlife management, and that Kuno Palper had other big cat species that would जियोपार्डाइज लॉयंस रिलोकेशन। जियोपार्डाइज मतलब समझते हो क्या होता है? जियोपार्डाइज मैंने आपको पीडीएफ में दे रखा है। जियोपार्डाइज मतलब खतरे में, जियोपार्डाइज मतलब खतरे में। तो इसका मतलब यहां पे क्या निकल रहा है कि एंड दैट कूनो पाल्पर हैड अदर बिग कैट स्पेसीज। अब कूनो पाल्पर के पास दूसरे बिग कैट स्पेसीज भी हैं, वो क्या कर सकते हैं? वो लायन रिलोकेशन को खतरे में डाल सकते हैं। ठीक है, तो जियोपार्डाइज विल बी द राइट आंसर। इनोकुअस एक वर्ड है, इसका मतलब जानते हो क्या होता है? इनोकुअस मतलब होता है हार्मलेस। एक वर्ड है इनोकुअस, इनोकुअस मतलब होता है हार्मलेस। हार्मलेस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, लिख लो कॉपी में। तो उम्मीद करूंगा आपको आज के जितने भी क्लोज टेस्ट हमने करवाए आपको पूरे समझ आए होंगे, और कल फिर हम लोग रात में 9 से 10 4 क्लोज टेस्ट फिर करेंगे। टोटल 15 क्लोज टेस्ट अपने इन दिनों के हो जाएंगे, और 2020, 21, 22, 23 के पैराजंबल क्लोज टेस्ट मैंने आपको पहले ही करा रखा है बैच में, उसको देख लेना एक बार। ठीक है, चलो, और ये कंटिन्यू रहेगा, कम से कम ये 36 तो हम लोग कंप्लीट करेंगे क्लोज टेस्ट। ठीक है, आपके बैच में। ओके, और भी अलग से जो बढ़िया लेवल के होते हैं वो भी आपको एंड में कराए जाएंगे। चलो, अपना ख्याल रखो, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे। ठीक है, और यूट्यूब पर कल आपकी वोकैब की क्लास होगी मॉर्निंग में, और रात में पिनाकल बुक सोल्यूशन होता है जहां पे सीपीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कल करवाऊंगा, तो सारे बच्चे जरूर आ जाना। चलो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स।